एनाटमी के नोट्स निकाले, ठीक है। न्यूरो एनाटमी में आज हमारा लास्ट लेक्चर है और आज इंशाल्लाह हम न्यूरो एनाटमी ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम। आज हम क्या पढ़ेंगे? सेरिब्रम के बारे में। तो हेडिंग दे दें कि सेरिब्रम क्या है और इसके जो मेन पॉइंट से रिगार्डिंग एनाटमी वो हम डिस्कस करेंगे। सेरेब्रम पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो आप लोगों ने साथ साथ नोट करने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले के जो सेरेब्रम है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? वो सेरेब्रम है, ठीक है जी। लेकिन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ brain which lies superiorly and anteriorly to brainstem, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि जो सेरेब्रम है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये मिड ब्रेन के मुताबिक क्या होता है? सुपीरियर होता है, ऊपर होता है, ठीक है। थोड़ा सा इस बात करते हैं कि ये डायग्राम आप लोगों ने पहले से सीखा है। फॉर एग्जांपल दिस इज द मिड ब्रेन, फिर इसके बाद पोन्स है और आखिर में मेडुला ओब्लांगेटा है। ये तीन चीज़ें हम क्या कहलाते हैं? ब्रेन स्टेम होता है। तो आप लोग इसको एक दफ़ा क्विकली रिवाइज करें। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मिड ब्रेन, फिर इसके बाद क्या होता है? पोन्स होता है और आखिर में मेडुला ओब्लांगेटा। ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। अब इस ब्रेन स्टेम के ऊपर अगर हम देखते हैं ये वाला जो पार्ट है और से देखें, दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम। ये क्या है? सेरिब्रम है। एक्चुअली जो सेरिब्रम है ये फोर ब्रेन का हिस्सा होता है। ये एक्चुअली फोर ब्रेन ही है। जो पूरा फोर ब्रेन है वो एक्चुअली सेरेब्रम को कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर ये ब्रेन स्टेम है और इसके ऊपर ये सेरेब्रम है तो ये ब्रेन स्टेम के ऊपर है कि नीचे है? दैट इज अबव, सो दैट इज कॉल्ड सुपीरियर। और हमें फ्रंट से नजर आता है दैट इज एंटीरियर। सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज सुपीरियर एंड एंटीरियर टू द ब्रेन स्टेम दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम। वो सेरेब्रम है, ठीक है जी। लेकिन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो सेरेब्रम है उसकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है, ठीक है जी। वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन? सेरेब्रम जिस स्ट्रक्चर से अराइज होता है एम्ब्रियोलॉजिकली दैट इज कॉल्ड प्रोजेनसेफेलॉन। इसको क्या कहते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन। तो प्रोजेनसेफेलॉन इज द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर थ्रू विच सेरेब्रम इज अराइजेस, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली सेरेब्रम is consist of two cerebral hemisphere। सेरेब्रम में कितने हेमिस्फेयर हैं? दो। सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है जी। बोथ आर connected by the help of डैश। अब ये एक एमसीक्यूज है। कहते हैं जो सेरेब्रम है वो दो हेमिस्फेयर से बना होता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरिब्रल, ठीक है जी। जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर के फाइबर है वो हमारी बॉडी की राइट पे आते हैं और जो राइट की फाइबर है वो लेफ्ट पे आती है। तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि ईच हेमिस्फेयर कंट्रोल द बॉडी फंक्शन ऑन अपोजिट साइड। किसके ऊपर? अपोजिट साइड पे, ठीक है जी। आप लोगों ने देखा होगा अगर एक इंसान है उसको फालिज की अटैक राइट साइड पे होती है तो उसकी बॉडी पैरालाइज लेफ्ट साइड पे होती है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए जो सेरेब्रम की हेमिस्फेयर है अगर वो राइट है तो वो हमारी बॉडी के किस पार्ट को कंट्रोल करेगी? लेफ्ट पार्ट, ठीक है जी। लेकिन दोनों हेमिस्फेयर को आपस में जो कनेक्शन मिली है वो एक्सान बंडल के जरिए मिली है। किसके जरिए? एक्सान बंडल, जिसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम।
तो आप लोग इसको लेके एमसीक्यूज के लिए कि व्हाट इज कार्पस कैलोसम, आप लोगों से अगर कोई ये पूछे कि कार्पस कैलोसम क्या है, दीज आर दी एक्सान बंडल विच कनेक्टेड बोथ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर को आपस में मिलाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, इन बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर देयर आर, हाँ जी, देयर आर फॉक्स सेरिब्राई, इसके अंदर क्या होता है, फॉक्स सेरिब्राई ऑफ ड्यूरा मैटर, किस चीज की, ड्यूरा मैटर, वेयर वीनस ब्लड इज कलेक्टेड। ठीक है जी, वेयर वीनस ब्लड इज कलेक्टेड। हमने ये बात की थी कि फॉक्स सेरिब्राई ये एक्चुअली ड्यूरल वीनस साइनसेस है। ठीक है, दीज आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ ड्यूरा मैटर, और ड्यूरा मैटर के अंदर जो हमारे पास डायलेटेशन होती है उनको वीनस साइनसेस कहते हैं, और वीनस साइनसेस के अंदर ब्रेन की जो वीनस ब्लड है वो क्या होती है, कोलेक्ट होती है। ठीक है जी। तो फॉक्स सेरेब्राई आर दी फोल्डिंग आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ ड्यूरा मैटर इन विच वीनस ब्लड इज कोलेक्टेड। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके एमसीक्यूज में, द फीचर which lies between two hemisphere, two cerebral hemisphere is, देखिए अगर फॉर एग्जांपल एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है और एक राइट है, तो उसके दरमियान एक फीचर भी होता है। ठीक है, जो दोनों हेमिस्फेयर को ऊपर से लेके नीचे की तरफ वो डिवाइड करती है, उसका नाम है मीडियल, क्या है मिड में, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आती है लॉन्गिट्यूडनल है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, उसको मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फीचर कहते हैं। ठीक है जी। सो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फीचर ये दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान में होती है, लेकिन उन हेमिस्फेयर को नीचे से कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्पस कैलोसम होता है। ठीक है जी। तो आप लोग लिखे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। ठीक है जी, ये दोनों हेमिस्फेयर को आपस में सेपरेट करने में हेल्प करती है। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब लिखे एनाटॉमिकल लोकेशन, जो सेरिब्रम है उसकी एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ सेरिब्रम, आप लोग लिख सकते हैं कि जो सेरेब्रम है इट इज लोकेटेड विद इन दी क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब क्रेनियल कैविटी, विच एक्सटेंड एंटीरियरली फ्रॉम फ्रंटल लोब टू पोस्टीरियरली अप टू ऑक्सीपिटल लोब, क्योंकि जो सेरेब्रम है उसका फ्रंट क्या है, फ्रंटल लोब है, और जो बैक है वो ऑक्सीपिटल लोब है, क्योंकि सेरेब्रम के अंदर 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, दीज ऑल आर दी लोब्स ऑफ सेरेब्रम। तो सेरेब्रम फ्रंट से कहां से स्टार्ट होता है, फ्रंटल लोब, और बैक साइड पे जाकर कहां पे खत्म होता है, ऑक्सीपिटल लोब में। ठीक है जी। तो इसमें लिखें इट इज प्रेजेंट इन द क्रेनियम एक्सटेंड फ्रॉम फ्रंटल लोब, हाँ जी, एंटीरियरली, हाँ जी, एंड रीचेस ऑक्सीपिटल लोब व्हाट, पोस्टीरियरली। ठीक है जी, ये इसकी जनाब एक्सटेंशन है क्रेनियल कैविटी के अंदर। ठीक है जी। और आप लोगों ने इसमें याद रखना है ये तो क्रेनियल कैविटी के अंदर है, लेकिन विद इन द स्कल अगर हम बात करते हैं तो स्कल के अंदर जो सेरेब्रम है उसका मेजर एरिया एंटीरियर क्रेनियल फोसा और मिडिल क्रेनियल फोसा में होता है। ठीक है जी। हमने कहा था ना कि इन द स्कल वी हैव 3 फोसास, उनमें एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो सेरेब्रम का जो मेजर पार्ट है वो एंटीरियर फोसा और मिडिल फोसा में होता है।
तो लेके विद इन द स्कल, विद इन द स्कल द मेजर पोर्शन of cerebrum present in anterior and middle cranial fossa, anterior and middle cranial fossa। एक्चुअली जो क्रेनियल कैविटी है उसमें तो सेरेब्रम फ्रंटल लोब से लेके ऑक्सीपिटल लोब तक है, और जो स्कल के अंदर फोसा के लिहाज से है तो एंटीरियर और मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर सेरेब्रम का मेजर हिस्सा होता है। ठीक है जी। अब हम जाते हैं सेरेब्रम की इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। तो हेडिंग दे दे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम है उसके अंदर हमें क्या नजर आती है, व्हाट आर दी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम। तो लेके इंटरनली सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसका मतलब यह है कि जो इंटरनली सेरेब्रम है उसमें कितने हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक को हम ग्रे मैटर कहते हैं और एक को व्हाइट मैटर कहते हैं। तो आप लोग यहां पे लेके द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर, दैट इज ग्रे मैटर। ठीक है जी। ग्रे मैटर के बारे में लेके द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज of many neurons in cerebral cortex। कहाँ पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हायर सेंटर होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन की अगर क्या चीज इकट्ठी हो जाए, सेल बॉडी, उसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो ग्रे मैटर है इसके बारे में एक पॉइंट बता रहा हूं। हिट में लिखे ग्रे मैटर mainly located, हाँ जी, आंसर इज पेरिफेरली। सेरिब्रम के अंदर अगर आप ग्रे मैटर को देखना चाहते हैं तो आपने पेरिफेरल एरिया पे फोकस करना है। पेरिफेरल से मुराद मार्जिन होते हैं, आउटर पार्ट होता है। सेरिब्रम का कभी भी इंटरनली आप मिड में जाएंगे तो आपको ग्रे मैटर नहीं मिलेगी। इफ यू लुक ग्रे मैटर वी हैव टू गो पेरिफेरली। ठीक है जी। और ग्रे मैटर का काम क्या है, याद रखना है। ग्रे मैटर का जो मेन काम है, इट हेल्प इन दी प्रोसेसिंग एंड कॉग्निशन ऑफ द इम्पल्स। जो इम्पल्स आती है उसकी कॉग्निशन में और प्रोसेसिंग में किसका काम होता है, ग्रे मैटर। तो आप लोग लिखे इट हेल्प इन processing and cognition of impulse। और ये impulse को रिसीव करने में हेल्प करती है। और ग्रे मैटर जब impulse को प्रोसेस करती है, उसको कॉग्निटिवली रिकॉग्नाइज करती है, तो फिर उस impulse के मुताबिक जो आगे मतलब अपना आउटपुट है वो व्हाइट मैटर को देती है। किसको देती है, व्हाइट मैटर। तो impulse जो है इनिशियली वो ग्रे मैटर में आती है और इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पल्स ने जाना है वो किधर जाएगी, व्हाइट मैटर में जाएगी। तो अब हेडिंग दे दे कि व्हाट इज दी व्हाइट मैटर। अभी हम व्हाइट मैटर की तरफ जाते हैं कि व्हाइट मैटर क्या है और इसकी मेन फंक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो लेके जो व्हाइट मैटर है दैट इज द बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स। ये क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स होती है। ठीक है जी। लेके द कलेक्शन ऑफ हाँ जी एक्सॉन बंडल, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन बंडल्स ऑफ many neuron
विद इन सेरिब्रम, सेरेब्रम के अंदर अगर बहुत सारे न्यूरॉन की क्या चीज आपस में इकट्ठी हो जाए, एक्सॉन्स, उस एक्सॉन्स बंडल को विद इन द सेरेब्रम हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। ठीक है जी। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो एक्सॉन्स है उसके ऊपर माइलिन शीट होता है, और माइलिन शीट लुक लाइक वाइट इन कलर, वो वाइट है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, वाइट मैटर होता है। ठीक है जी। तो इसमें लिखे द माइलिन शीट, द माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन look white, that's why referred as which matter, white matter। इसका मतलब यह है, इसको जो white matter का नाम दिया है इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो एक्सॉन होते हैं उसके ऊपर जो माइलिन शीट है वो है ही वाइट कलर में, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। ठीक है जी। व्हाइट मैटर का काम लेके क्या है, इट कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम हायर सेंटर टुवर्ड स्पाइनल कार्ड, किसकी तरफ, टुवर्ड स्पाइनल कार्ड। ये इम्पल्स को हायर सेंटर से लेके स्पाइनल कार्ड की तरफ कंडक्ट करने में हेल्प करती है। दीज आर द वाइट मैटर। थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि जो ग्रे मैटर, वाइट मैटर है, इसमें एक और दो चीजें जो है आप लोगों ने डायग्रामेटिकली समझनी है। देखें, अगर हम ब्रेन के अंदर सेरेब्रम को इस तरह ड्रा करें, दिस इज द सेरेब्रम, और यहाँ पे आप लोग को पता है कि आफ्टर द फोर ब्रेन सेरेब्रम, दिस इज द मिड ब्रेन, फिर इसके बाद पोन्स है, दैट इज पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा, और आखिर में स्पाइनल कार्ड है। ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। अब गौर से सुनेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हायर सेंटर सेरिब्रल कार्टेक्स या सेरेब्रम कहते हैं, समझ रहे कि नहीं। अब आप लोग इसमें गौर से देखे, फोकस करें, दिस राउंडेड शेप, ये जो राउंडेड शेप होती है और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, समझ रहे कि नहीं। न्यूरॉन का वो पार्ट जो राउंडेड है और उसमें न्यूक्लियस होगी, वो सेल बॉडी है। क्या है, सेल बॉडी है। हर एक सेल बॉडी से अपना एक एक्सॉन निकला है, समझ रहे कि नहीं। ये दूसरी सेल बॉडी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, इस तरह थाउजेंड्स ऑफ सेल बॉडीज होती है, और फिर थाउजेंड्स ऑफ सेल बॉडी से थाउजेंड्स ऑफ क्या निकलेगी, एक्सॉन निकलती है, जो लॉन्ग होती है और इस तरह स्पाइनल कार्ड की तरफ जाती है, समझ रहे कि नहीं। इसका मतलब यह है कि ये जो सेल बॉडी की कलेक्शन है सेरिब्रम के अंदर, ये मार्जिन में होती है। कहाँ पे, मार्जिन में, पेरिफेरी में होती है। तो दिस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरी, दे आर कॉल्ड ग्रे मैटर। ये क्या होता है, ग्रे मैटर। फिर उन सेल बॉडी से जो एक्सॉन्स निकलती है, उनकी जो बंडल है, जो कलेक्शन है, उसको क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस एरिया को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करना चाहता हूँ। ये हमारे पास व्हाट इज दिस, दैट स्पाइनल कार्ड है। आप लोगों को पता है कि ऊपर से अब ये क्या चीज आ रही है, दैट इज कॉल्ड वाइट मैटर। ये क्या है, वाइट मैटर। यहाँ पे ये एक्सॉन खत्म होते हैं, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। और फिर यहाँ पे दूसरे किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी क्या होती है, सेल बॉडी। और फिर यहाँ से अपने एक्सॉन निकलते हैं, बॉडी की तरफ आते हैं, इफेक्टर आर्गन तक जाते हैं, समझ रहे कि नहीं। दैट इज फॉर एग्जाम्पल इफेक्टर आर्गन। अब आप लोगों ने ये सवाल याद रखना है, व्हाट इज दिस, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, और ये भी स्पाइनल कार्ड के अंदर है। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, दीज आर द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी चाहे ब्रेन में हो चाहे स्पाइनल कार्ड में, दोनों को ग्रे मैटर कहते हैं। क्या है, ग्रे मैटर। तो ये भी ग्रे मैटर है, ये भी ग्रे मैटर है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। लेकिन ब्रेन में जो ग्रे मैटर है वो कहाँ पे है, पेरिफेरी में, और स्पाइनल कार्ड में सेंटर में होता है। एक पॉइंट ये है, समझ रहे कि नहीं। फिर यहाँ पे जो एक्सॉन बंडल है ब्रेन के अंदर, वो सेंटर में है, और जो स्पाइनल कार्ड है उसकी पेरिफेरी में होता है। ठीक है जी। सो ग्रे मैटर स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को कहते हैं, बट दोनों की अरेंजमेंट अलग है। ग्रे मैटर इन द ब्रेन लाइज पेरिफेरली, बट इन द स्पाइनल कार्ड सेंट्रली, एंड वाइस वर्सा, समझ रहे कि नहीं, रिगार्डिंग द वाइट मैटर। और आप लोगों ने याद रखना है कि वो न्यूरॉन जो हायर कार्टेक्स से स्टार्ट होकर नीचे किसकी तरफ जा रहे हैं, स्पाइनल कार्ड, ये ऊपर जा रहे कि नीचे आ रहे हैं, नीचे। दे आर डिसेंडिंग न्यूरॉन। कौन से, डिसेंडिंग न्यूरॉन।
और जो न्यूरॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है वो मोटर न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन। तो ये हमारे पास एक यहाँ से लेके यहाँ तक मोटर न्यूरॉन है कि नहीं, और फिर एक वो न्यूरॉन जो यहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक जाता है? इफेक्टर। तो द न्यूरॉन विच स्टार्ट फ्रॉम हायर कार्टेक्स, सेरेब्रल कार्टेक्स एंड रीचेस अप टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये अपर मोटर न्यूरॉन है। क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन जो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड अप टू दी फैक्टर ऑर्गन, वो लोअर मोटर न्यूरॉन है। समझ रहे क्या नहीं? दे आर कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन। सो मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो दो तरह के हैं, अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं। मेरी बात समझ रहे क्या नहीं? ओके, एक और क्वेश्चन। हमने तो अभी ये चीज समझाई है, कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन्स इन द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर को हम ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक्ट्स कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो व्हाइट मैटर है ये किस्म का ट्रैक्ट है कि नहीं? हाँ जी, ये ट्रैक्ट है कि नहीं? अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सेरेब्रल कार्टेक्स से। कार्टेक्स से और कहाँ तक जा रहे हैं? तो इसको हम कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिकोस्पाइनल। मतलब जो पहला वर्ड है वहां से वो स्टार्ट होगी और लास्ट वाली वर्ड पे जाकर खत्म होगी। तो द ट्रैक्ट विच स्टार्ट फ्रॉम कार्टेक्स रीचेस टू स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये हम आगे न्यूरोफिजियोलॉजी में और न्यूरोपैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सेरिब्रम है उसकी एक्सटर्नल फीचर में इतना याद रखें कि इसमें ग्रे मैटर होता है और एक को व्हाइट मैटर होता है। तो फिर एक दफा मुझे रिपीट करके बताएं, जो ग्रे मैटर है वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है, व्हाइट मैटर कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स होते हैं। सेल बॉडी की कलेक्शन ब्रेन में पेरिफेरी होती है और स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में होती है। और इसी तरह व्हाइट मैटर ब्रेन के अंदर सेंट्रल होता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पेरिफेरल होता है। ठीक है जी, ये इसके अंदर एक डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखें एक्सटर्नल फीचर। ये तो इंटरनल फीचर थे, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अभी हम डिस्कस करेंगे जो सेरेब्रम है उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल फीचर क्या है। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर। जब हम सेरेब्रम को बाहर से देखते हैं तो सेरेब्रम बिल्कुल स्मूथ है या उसमें इस तरह एलिवेशन होती है? एलिवेशन। आप लोगों ने ब्रेन को देखा होगा, उसमें इस तरह की रिजेस होती है। समझ रहे क्या नहीं? इनको हम सल्साई कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्साई। कुछ लोग इसको सल्काई कहते हैं और कुछ लोग इसको सल्साई कहते हैं। एक को हम सल्कस कहते हैं। ठीक है जी, सल्साई। अब ये जो सल्साई है, व्हाट इज दिस? एक्चुअली सेरेब्रम के अंदर जो डिप्रेशन होती है, जो ग्रूव होती है, उनको क्या कहते हैं? सल्साई। तो आप लोग लिखे द डिप्रेशन आर ग्रूव विद इन सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर जो ग्रूव या डिप्रेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सल्साई कहते हैं। ठीक है जी, तो जहां पे डिप्रेशन होती है वहां पे रिजेस या एलिवेशन भी होगी, उसको गायराई कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफ गायराई। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों ने समझनी है, दैट इज कॉल्ड गायराई। एक को हम गायरस कहते हैं और ज्यादा को गायराई कहते हैं। सो गायराई में लेके द एलिवेशन आर ridges within cerebrum, that is called gyri। इसका मतलब यह है कि जो सेरेब्रम है उसके अंदर जो एलिवेशन या रिजेस होती है दैट इज कॉल्ड गायराई। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। मैं एक रस्सी लेता हूँ, एक तार लेता हूँ, गौर से सुने। उस तार को अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अनवाइंड करें तो इतना तार होगा, लेकिन अगर ज्यादा तार को हम फोल्ड करें, जिस तरह हम पाइप पे फॉर एग्जांपल पौधों को पानी दे रहे ना, फिर उस पाइप को हम फोल्ड करते हैं और इतनी सी जगह में रख लेते हैं। उस पाइप को अगर आप अनवाइंड करेंगे तो वो ज्यादा जगह घेरेगी कि नहीं? ज्यादा जगह घेरेगी। तो जो ब्रेन अल्लाह ने पैदा किया है उसमें ये एलिवेशन और डिप्रेशन बनाई है। अगर ये ना होती तो ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होता। समझ रहे कि नहीं? और स्मूथ ब्रेन के ऊपर न्यूरॉन्स की नंबर क्या आती है? कम आती है। ये एलिवेशन एजेस का मकसद ये है कि अगर आप ब्रेन को अनवाइंड करें तो इससे ब्रेन की सरफेस एरिया क्या होगी? ज्यादा होगी। सरफेस एरिया ज्यादा की वजह से उस पर नंबर ऑफ न्यूरॉन क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। तो आप लोगों को अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गायराई एंड सल्साई, दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन मैटर। तो आप लोग लिखे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि जो गायराई है या सल्साई है इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है।
आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि गहराई और सलसाई दोनों क्या करती हैं, ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। तो अब लिखें बोथ सलसाई एंड गहराई increases the surface area of brain। ये ब्रेन की जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है जी। कभी कभार क्या होता है, जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम आप लोगों ने यहाँ पे नोट में लिखना है। फॉर एग्जांपल नोट में लेके कि नो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मैंने क्या बोला है कि अगर फॉर एग्जांपल या नो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ऐसा एबनॉर्मेलिटी जिसमें सेरेब्रम दो में डिवाइड ना हो जाए, प्लस नो गहराई नो सलसाई, इसमें न गहराई बनी हो और न सलसाई बनी हो, तो फिर सेरेब्रम विल बी एक्ट एज अ सिंगल कॉर्टेक्स या टू कॉर्टेक्स, सिंगल कॉर्टेक्स। तो ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन, ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिसमें सेरेब्रम दो हेमिस्फेयर में डिवाइड होने से फेल हो जाए और उसमें न गहराई बने और न सलसाई बने, उस एबनॉर्मेलिटी को कहते हैं होलोप्रोजेनसिपेली। उसको क्या कहते हैं, होलोप्रोजेनसिपेली। सो होलो मीन ब्रेन एक्ट एज अ होल वन कॉर्टेक्स, समझ रहे कि नहीं। तो जो हायर सेंटर है वो डिवेलप नहीं होंगे, फिर ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है लेफ्ट राइट साइड ऑफ द बॉडी के लिए वो भी प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो वो एबनॉर्मेलिटी जिसमें ब्रेन जो है पूरा एक सिंगल कॉर्टेक्स काम करे और इसमें ब्रेन दो हेमिस्फेयर में डिवाइड ना हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, होलोप्रोजेनसिपेली इसको हम कहते हैं। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल कि जो सेरेब्रम है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में एक बड़ा सा जनाब क्या होता है, ग्रूव होता है। सल्कस का मतलब क्या है, ग्रूव है। इन द सेंटर ऑफ द सेरेब्रम देयर इज अ बिग डिप्रेशन, उसको कहते हैं सेंट्रल सल्कस। क्या कहते हैं, सेंट्रल सल्कस। तो आप लोग लिखें कि व्हाट इज सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के बारे में अब डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल सल्कस क्या करता है। सेंट्रल सल्कस आप लोगों ने लिखना है, इट इज द मेजर ग्रूव। सल्कस से मुराद ग्रूव है, डिप्रेशन है। ये वो मेजर ग्रूव है या डिप्रेशन है जो सेरेब्रम के कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। एंड दिस ग्रूव सेपरेट फ्रंटल लोब फ्रॉम पैराइटल लोब। ये किसको सेपरेट करता है, फ्रंटल लोब फ्रॉम पैराइटल लोब। तो लिखे अ मेजर depression and cerebrum which mainly separate frontal lobe from parietal lobe, that is called सेंट्रल सल्कस। ये सेंट्रल सल्कस जो है एक न्यूरोलॉजिकल हॉलमार्क है, ये न्यूरोलॉजिकल लैंडमार्क है जिसके जरिए हम फ्रंटल लोब को किससे जुदा करते हैं, पैराइटल लोब से जुदा करते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें लेटरल सल्कस। एक और सल्कस होता है, एक तो सेंट्रल सल्कस है, द नेक्स्ट इज कॉल्ड लेटरल सल्कस। अब देख इस सल्कस का काम क्या है, इसमें लिखे अ ग्रूव which separate frontal and parietal। देखें फ्रंटल एंड पैराइटल, अब ये दोनों को सेपरेट करने वाला तो सेंट्रल सल्कस है, समझ रहे कि नहीं, लेकिन इन दोनों को टेम्पोरल से सेपरेट करना ये लेटरल सल्कस का काम है, समझ रहे कि नहीं, फ्रॉम टेम्पोरल लोब। तो इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ जाए और इसको आप लोग एमसीक्यू करें, ये जो लेटरल सल्कस है ये क्वेश्चन में आता है कि नेम ऑफ द ग्रूव विच सेपरेट फ्रंटल एंड पैराइटल फ्रॉम टेम्पोरल लोब, दैट इज कॉल्ड लेटरल सल्कस। ठीक है जी। और आखिर में लेके ल्यूनेट सल्कस, एक क्या होता है, ल्यूनेट सल्कस होता है। तो आखिर में हम डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज ल्यूनेट सल्कस। अब ये जो ल्यूनेट सल्कस है ये किसी भी लोब को सेपरेट करता नहीं है। दिस इज स्मॉल ग्रूव, अ स्मॉल डिप्रेशन दैट इज लोकेटेड विद इन द ऑक्सीपिटल लोब। ये किसके अंदर होता है, ऑक्सीपिटल। तो इसमें लिखे
अ स्मॉल ग्रुप या स्मॉल डिप्रेशन विच इज लोकेटेड इन, आंसर इज ऑक्सीपिटल लोब। ये ऑक्सीपिटल लोब के अंदर क्या होता है, लोकेट होता है। मेरी बात समझ गए क्या नहीं? तो 3 सल्काई जो है वो आप लोगों ने याद रखना है, सेंट्रल सल्कस, लैटरल सल्कस एंड ल्यूनेट सल्कस। इसमें जो लैटरल सल्कस है दे आस्क इन द एग्जाम, ठीक है जी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गायराएं। मुख्तलिफ गायराएं होती है ब्रेन के अंदर, थोड़ा सा आप इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं आप लोग को अगर मिसाल देता हूँ, इमेजिन करें फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आप लोग को ये बताया कि फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा का पूरा सेरेब्रम है, व्हाट इज दिस, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम। अब गौर से देखें, दिस सेरेब्रम, सेरेब्रम के सेंटर में यहाँ पे मिड में इस तरह का एक डिप्रेशन होता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इस डिप्रेशन को हमने सेंट्रल सल्कस का नाम दिया है, समझ रहे कि नहीं? दिस इज अ कैविटी, दिस इज अ डिप्रेशन इन द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सल्कस, ठीक है। अब गौर से सुने, इस सल्कस का ये एंटीरियर है एंड दैट इज अ पोस्टीरियर, ठीक है जी। अब अगर इस सल्कस के इस साइड पे हम देखते हैं, सो देयर इज एलिवेशन, यहाँ पे क्या होती है, एलिवेशन होती है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और एक एलिवेशन इस सल्कस के इस साइड पे होती है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सो देयर आर 2 मेन एलिवेशन इन दी सेरिब्रम रिगार्डिंग दी सेंट्रल सल्कस, और एलिवेशन को हम गायराई कहते हैं। क्या कहते हैं? गायराई। डिप्रेशन को सल्साई कहते हैं और एलिवेशंस को हम गायराई कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो एलिवेशन है ये इस सल्कस से पहले है कि बाद में है? पहले है, फ्रंट में है, तो इसका नाम प्री सेंट्रल गायरस है। अब समझ रहे कि नहीं? ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे। और अगर हम इसमें जाएंगे तो दैट इज अ पोस्ट सेंट्रल गायरस है। तो गायरस जो है, जो मेन हम डिस्कस करेंगे वो 2 है रिलेटिंग टू दी सेंट्रल सल्कस। सो द गायराई आर द एलिवेशन लाइज इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल सल्कस, वो प्री सेंट्रल है, और जो बैक ऑफ द सेंट्रल सल्कस है वो पोस्ट सेंट्रल है, ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पे लेके प्री, ये समझ गए कि नहीं? दैट इज कॉल्ड प्री सेंट्रल गायरस, और यहाँ पे लेके पोस्ट सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस। इसके एक एक फंक्शन आप लोगों ने समझनी है। इसमें लेके लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ, हाँ जी, सेंट्रल सल्कस, ये सेंट्रल सल्कस की फ्रंट पे होता है, ठीक है जी। और आप लोग यहां पे लेके लोकेटेड इन बैक ऑफ सेंट्रल सल्कस, ठीक है जी। ये तो आसान है। फिर नेक्स्ट लेके इन दिस गायरस there is प्राइमरी, व्हाट इज मोटर कार्टेक्स। इसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी मोटर कार्टेक्स। एक प्री मोटर कार्टेक्स है वो अलग चीज है, समझ रहे क्या नहीं? सो प्राइमरी मोटर हमारी बॉडी की जो मूवमेंट इनिशिएट करती है, जो न्यूरॉन डिसाइड लेती है कि वी हैव टू वॉक और वी हैव टू टॉक, वी हैव टू मूव, वो यहाँ से डिसाइड होती है। तो प्राइमरी मोटर कार्टेक्स जो है दैट इज लाइज इन द प्री सेंट्रल गायरस। ये कहाँ पे होता है? प्री सेंट्रल गायरस। और जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है, याद रखे इसमें प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कार्टेक्स होता है। क्या होता है? सोमैटोसेंसरी। तो आप लोग लेके यहाँ पे ये एमसीक्यूज करें कि इसके अंदर जो कार्टेक्स होते हैं, ये एमसीक्यूज में आता है। तो इसमें लेके इन इट कंटेन प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कार्टेक्स, इसमें सोमैटोसेंसरी कार्टेक्स होता है, ठीक है जी। तो प्री सेंट्रल गायरस में प्राइमरी मोटर कार्टेक्स है, और जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है उसमें सोमैटोसेंसरी कार्टेक्स होता है। सो दीज आर द मेन 2 पॉइंट्स रिमेंबर फॉर दी गायराई, ठीक है जी। अब मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, अगर आप लोग याद करें कि जो सेंसरी फाइबर्स है या जो सेंसेशन कैरी करने वाली ट्रैक है वो ब्रेन की बैक साइड से जाती है, मतलब पोस्टीरियरली, और फिर डिसेंडिंग ट्रैक फ्रंट पे आ रही है। तो पोस्ट जो है बिहाइंड है, ये सोमैटोसेंसरी है,
और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आती है वो एंटर न्यूरॉन के जरिए किधर जाती है, पोस्ट प्री सेंट्रल गायरस में, और डिसेंडिंग ट्रैक पर नीचे आके बॉडी को इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है जी। तो सेंट्रल सल्कस क्या है, अ मेजर डिप्रेशन इन द फ्रंट ऑफ मिड पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, जो फ्रंटल लोब और पैराइटल को सेपरेट करती है। लेकिन जो सेंट्रल सल्कस है उसके सामने जो एलिवेशन है वो प्री सेंट्रल गायरस है, और उसकी बैक साइड पे पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है। प्री सेंट्रल इज मोटर इन नेचर, पोस्ट सेंट्रल इज सेंसरी इन नेचर। ठीक है जी, ये इसका मेन पॉइंट है। अब जो सेरेब्रम है उसमें मेनली 4 लोब्स होते हैं। कितने? 4 लोब्स। तो हेडिंग दे दे लोब्स ऑफ सेरेब्रम, कि सेरेब्रम के अंदर जो लोब्स है वो कौन कौन से हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट लोब। असल में वो लोब्स हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं, नाम आने चाहिए एनाटॉमी के अंदर, कि व्हाट आर दी लोब्स ऑफ सेरेब्रम। ठीक है जी, सेरेब्रम के लोब्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो लेके फ्रंटल लोब। क्या होता है? फ्रंटल लोब इन दी सेरेब्रम, द मेन लोब दैट इज कॉल्ड फ्रंटल लोब। इट इज द लोब which is present interior behind beneath the frontal bone, frontal bone के नीचे और इंटीरियरली जो मेन लोब पड़ा होता है that is called frontal lobe। तो आप लोग लिखें it is located anteriorly and beneath फ्रंटल बोन, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल लोब। इसको क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब कहते हैं। अब जो फ्रंटल लोब है ये हम डिस्कस करेंगे इन ग्रेटर डिटेल इन द न्यूरोफिजियोलॉजी, बट इट इज द लोब विच हेल्प इन द थिंकिंग, रिकॉग्निशन, स्पीकिंग। क्योंकि इसके अंदर ये मतलब ये है कि हम डिफरेंट एरियाज पढ़ेंगे, जिस तरह ब्रोकास्ट वगैरह ये सारी एरिया, वो टेम्पोरल, पैराइटल, इसके अंदर डिफरेंट एरियाज होते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि इट हेल्प इन दी पर्सनालिटी, मतलब मेंटेनेंस। देखिए, हेल्प इन पर्सनालिटी, सोशल कंडक्ट, लैंग्वेज प्रोडक्शन, जजमेंट। किसमें काम करती है? जजमेंट, डिसीजन एंड थिंकिंग। ये सारी की सारी जो हायर फंक्शन है एटसेट्रा, ये किसके अंदर होती हैं? फ्रंटल लोब में होती है। ठीक है जी, मतलब किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करना, थिंक करना, जज करना, ये सारे के सारे ये फ्रंटल लोब में होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखें पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के बारे में आप लोग 2 बातें लिखें। पैराइटल लोब, it receive and processing mainly sensory information। किसको? sensory information, that is touch, टेम्परेचर एटसेट्रा। मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसको मेनली प्रोसेस करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ पैराइटल लोब। वो पैराइटल लोब करता है। सो डील रिगार्डिंग सेंसरी फंक्शन अलॉट। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब। अभी हम डिस्कस करते हैं जो टेम्पोरल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब। इस पे एक एमसीक्यूज आता है, वो जस्ट आप लोगों को याद रखना है। जो टेम्पोरल लोब है ये मेन क्या करता है? एक्चुअली टेम्पोरल लोब के अंदर क्या होता है? प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इसमें क्या होता है? प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इसमें लिखे इन दिस लोब देयर इज प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, देयरफॉर हेल्प इन हियरिंग। किस में काम करता है? हियरिंग में काम करते। ये आवाज़ सुनने में हमें हेल्प करता है, क्योंकि जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, ये जो हियरिंग इंफॉर्मेशन है जिस कॉर्टेक्स को पहुंचाएगी, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, वो किस लोब के अंदर है? टेम्पोरल लोब के अंदर है। ठीक है जी। अब अगर ये कान है तो मतलब इसके पीछे मस्टर्ड प्रोसेस है।
ठीक है जी। और ये हमारे पास टेम्पोरल लोब की जो है ये सामने पड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्पोरल लोब है उसमें ऑडिटरी कॉर्टेक्स है जिसके जरिए हमें आवाज सुनने में हेल्प मिलती है। इसके बाद देखिए ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है, ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। और ये लोब सबसे बैक साइड पे होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं इट लाइज व्हाट आंसर इज पोस्टीरियरली। ये क्या होता है, पोस्टीरियरली। और एमसीक्यू इसका ये है इट कंटेन प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। इसके अंदर क्या होता है, विजुअल कॉर्टेक्स। इट कंटेन प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एंड हेल्प इन विजुअल फील्ड, हेल्प इन विजुअल फील्ड। वो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो विजन में काम करती है, वेरी गुड, दैट इज ऑप्टिक नर्व। और जो ऑप्टिक नर्व है वो विजन की जो इंफॉर्मेशन है वो किस लोब तक पहुंचाती है, ऑक्सीपिटल लोब, क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने समझने हैं, हर लोब के बारे में दो दो तीन तीन बातें। बट टेम्पोरल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है जी, ये इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद नेक्स्ट देखे ब्लड सप्लाई ऑफ सेरेब्रम, कि जो वास्कुलेचर है, ब्लड सप्लाई है सेरेब्रम की, वो डिस्कस करेंगे। ब्लड सप्लाई ऑफ सेरेब्रम, कि जो सेरेब्रम है उसको जो ब्लड मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। नंबर 1 सबसे पहले तो लेके एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, कहाँ से, एंटीरियर सेरिब्रल। अब इसमें सेरेब्रम आता है तो इट विल सप्लाई सम पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, इसको हम कहते हैं ACA, समझ रहे कि नहीं। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये कहाँ से आती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इसमें लिखे इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने सर्कल ऑफ वेलस में डिस्कस किया था। ठीक है जी, कि जो ICA है ये दो होती है, एक लेफ्ट साइड को सप्लाई करेगी और एक को राइट साइड, क्योंकि कार्टेक्स दो है तो हर कार्टेक्स के लिए आर्टरी भी दो दो होती है। लेकिन इसके एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज ये है कि ये सेरेब्रम के किस पार्ट को सप्लाई करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लेके इट मेनली सप्लाई एंटीरो मीडियल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, एंटीरो मीडियल जो फ्रंट में हो और मिड वाली साइड पे हो। तो इसमें लेके इट सप्लाई ब्लड टू एंटीरो मीडियल पार्ट ऑफ सेरेब्रम, ये एंटीरो मीडियल पार्ट ऑफ सेरेब्रम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, दैट इज कॉल्ड MCA, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। सेकंड नंबर पे आती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अब एक्चुअली जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है स्टिल इट इज द ब्रांच ऑफ ICA। कहाँ से आती है, ICA। इट इज अ ब्रांच ऑफ ICA, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, नंबर 1। ठीक है जी। और इसमें लेके MCQ करें, इट मेनली सप्लाई blood to lateral aspect of the cerebrum। फिर सेरेब्रम के किस पार्ट को सप्लाई करेगी, लैटरल पार्ट को। ठीक है जी। और आप लोग लिख सकते हैं नोट में मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन स्ट्रोक। ठीक है जी। आप लोग को मैंने बताया था कि जिन लोगों में स्ट्रोक होता है, फालिज का अटैक होता है, और स्ट्रोक किस वजह से है, या तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, और इसके दो रीजन हैं, या तो सेरेब्रल वेसल में क्लाट बनी है और क्लाट की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से ब्लड की जो सप्लाई है ब्रेन को कम मिल रही है, या ब्रेन के अंदर जो वेसल है
उनकी रप्चर हुई है, और जब वेसल रप्चर हो जाए तो उससे ब्लीडिंग होगी, तो आगे ब्लड सप्लाई क्या कम हो जाती है। अगर स्ट्रोक की वजह क्लॉट फॉर्मेशन हो उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और अगर उसकी वजह ब्लीडिंग हो तो उसको हीमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन स्ट्रोक दोनों के अंदर मोस्ट कॉमन जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है। दो जगह मैंने आप लोग को बताई थी। ब्रेन के अंदर एक वो एरिया है जो हम बोलते हैं उसको वो समझता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, तो रिकॉग्निशन करता है, सेंसरी रिसीविंग करता है, वो वर्निकी एरिया है। फिर उसके खिलाफ जो हम बोलते हैं मोटर इफेक्ट है वो ब्रोकास एरिया करता है। तो ब्रोकास एरिया हेल्प इन द स्पीच प्रोडक्शन, और जो वर्निकी एरिया है वो सेंसरी रिसीविंग में काम करता है, मतलब वो स्पीच को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। तो चाहे वर्निकी एरिया हो या ब्रोकास एरिया हो, दोनों को ब्लड देना वो एमसीए का काम है। तो जब मिडल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक के अंदर मेजॉरिटी लोगों में ब्लॉक होती है तो फालिज के अटैक में उस मरीज की जो बातें हैं वो हमें समझ आती है, फिर नहीं आती। देयर विल बी स्पीच डिस्टर्बेंस। इसकी वजह यह है कि एमसीए ब्लॉक की वजह से ब्रोकास एरिया में ब्लड सप्लाई कम मिल रही है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो चाहते हुए भी प्रॉपर हो नहीं बोल पाएगा। समझ रहे क्या नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैंने स्ट्रोक के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की थी, उसमें क्या ये एक ही है, समझ रही है? तो एक ही है, ठीक है। और याद रखें मैंने स्ट्रोक में एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें लिखा था फास्ट, FAST। FAST का मतलब होता है F मीन फेशियल वीकनेस। ऐसा बंदा जो घर बैठे बैठाए उसकी फेस में वीकनेस आप फील करें, इसकी एंगल ऑफ माउथ क्या हो जाए, टेढ़ा हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 A फॉर आर्म वीकनेस, वो अपना हाथ खुद उठा ना सके, उसकी हाथ को उठाने के लिए आपको सपोर्ट देना पड़े। आप मरीज को कहे कैन यू पुल योर हैंड अप, कैन यू मूव योर लेग अप, वो अपना हाथ उठा नहीं सकेगा। तो पहला F का मतलब क्या था, फेशियल वीकनेस, A फॉर आर्म वीकनेस, S फॉर स्लर्ड स्पीच, यस को हम कहते हैं स्पीच प्रॉब्लम, वो बोल भी नहीं सकता। तो 3 बातें हो गई क्या नहीं, फेशियल मसल वीकनेस, आर्म वीकनेस और स्पीच डिस्टर्बेंस। ये 3 बातें जब भी आ जाए, T फॉर टाइम टू कॉल इमरजेंसी या टाइम टू कॉल एम्बुलेंस। ये वो टाइम है जिसमें आप मजीद डिले नहीं कर सकते। मे बी द पेशेंट इज इन स्ट्रोक, वो किस में है, स्ट्रोक में है। घर में अगर कुछ भी नहीं है तो डिस्प्रीन वगैरह हो या लोप्रीन हो या पेनाडॉल हो, आप जबान के नीचे रखे या उसको कहे कि 4 डिस्प्रीन दे रहे कि उनको कहे कि चबा के खाए, क्योंकि जो डिस्प्रीन है ये एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी करती है, इससे खून जो है वो पतला रहता है, जिससे ब्लड की सप्लाई किसी ना हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्लड की जो सप्लाई है वो ब्रेन की तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फास्ट आप लोगों ने याद रखना है। दैट इज द निमोनिक हाउ टू रिमेंबर दैट द पेशेंट इज इन द स्टेट ऑफ स्ट्रोक। अब इसके बाद लेके लास्ट में PCA, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जिसको हम कहते हैं PCA, इसमें लिखे इट इज दी ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। वेरी गुड, ये क्या है, बेसिलर, ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन की ब्रांच है। ठीक है, इट सप्लाई ब्लड टू बोथ एंटीरियर and medial part of cerebrum along with what occipital lobe। ये occipital lobe में ब्लड सप्लाई देती है, इसलिए इस आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से विजुअल प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एंटीरियर नहीं, लैटरल एंड मीडियल। क्या होता है, लैटरल एंड मीडियल, क्योंकि एंटीरो मीडियल तो ACA है, समझ रहे क्या नहीं, और जो लैटरल और मीडियल है दैट इज कॉल्ड ऑफ PCA, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सो दीज आर द 3 ब्रांचेस विच मेनली सप्लाई ब्लड टू दी सेरेब्रम। इन तीनों में से स्ट्रोक के अंदर अगर कोई आर्टरी ज्यादातर ब्लॉकेज की वजह से मुतासिर हो सकती है दैट इज कॉल्ड ऑफ MCA, जिसको हम कहते हैं मिडल सेरेब्रल आर्टरी कहते हैं। ठीक है जी, कभी कभार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि व्हाट इज मेंट बाय, हाँ इसकी वीनस ड्रेनेज लेके, सेरेब्रम की वीनस ड्रेनेज क्या है, वीनस
majority of venous blood initially come to cerebral veins, किस में आती हैं? cerebral vein, and then drain into dural venous sinuses. पढ़ा था ना, dural venous sinuses or dural venous sinuses are the dilated area in the dural matter and reaches to venous circulation. किधर जाती हैं? venous circulation में जाती है। तो इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी जो ब्रेन की वीनस ब्लड है वो ड्यूरल वीनस साइनसेस में आती है और वहां से फिर जाके एब्जॉर्ब होकर वीनस ब्लड में आती है और हार्ट तक पहुंचती है। ठीक है जी, ये इसके लिए मेन पॉइंट्स है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? किसी भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब कि इन आर्टरी के अंदर क्लॉट बन सकती है, इन आर्टरी के अंदर हीमोरेज हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो फालिज का अटैक होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। स्ट्रोक में कुछ लोग आते हैं इनका एक हाथ काम नहीं करता, कुछ लोग आते हैं इनके दोनों हाथ काम नहीं करते, कुछ लोग आते हैं उनके चारों पैर नहीं काम करते। ऐसा है कि नहीं? और डिपेंड करता है कि कहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम है। डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व क्लिनिकल आउटकम डिफरेंट होता है। समझ रहे क्या नहीं? मोनोप्लेजिया हो सकता है, पैराप्लेजिया हो सकता है, क्वाड्रीप्लेजिया हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। हीमीप्लेजिया हो सकता है, एक हाफ ऑफ द बॉडी में जाती है, तो वो डिपेंड करता है किस पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो चुकी है। ठीक है जी। एक वर्ड आता है, वो शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। नोट में लेके कभी कभार एमसीक्यूज में आता है प्रोस्पोग्नोसिया। ये किसी को पता है? दैट्स प्रोस्पोग्नोसिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द फेमिलियर फेसेस। मतलब अपने भाई बहन को या जानने वाले को जो पहले आप जानते थे उनकी फेस रिकॉग्नाइज ना करना, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पोग्नोसिया। तो आप लोग लिख सकते हैं कि फेलियर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द प्रीवियसली, हाँ जी, वी कैन से नोन फेसेस। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मतलब वो फेसेस जो पहले से नोन थी, ये कौन था, अगर उन फेसेस को हम बाद में रिकॉग्नाइज ना करें तो उसका नाम क्या है? प्रोस्पोग्नोसिया है। और प्रोस्पोग्नोसिया के बारे में एमसीक्यूज आता है कि ये किस में होता है? दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब इन्फॉक्शन। किसके अंदर होता है? टेम्पोरल लोब। ठीक है। और आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज अकर इन टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट। जो टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट है ये इसके अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पोग्नोसिया। तो प्रोस्पोग्नोसिया एक किस्म की क्या है? अटेंशन डेफिसिट है, कि मतलब जिसको आप देख रहे हैं आप उनको पहचान नहीं रहे, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पोग्नोसिया। दीज आर द मेन एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ से करने हैं। इसी के साथ हमारा जो न्यूरो एनाटॉमी वाला सेक्शन है वो खत्म हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों ने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। ठीक है जी। एक आप लोगों को यहाँ से एमसीक्यू जो 3 हैं वो जल्दी बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोगों ने करना है। आज के लेक्चर से जो हमने पढ़ा है सेरेब्रम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट इसके मेन जो पॉइंट्स हैं अगर आप उसको सही तरीके से गो थ्रू करेंगे दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम विच स्ट्रक्चर सेरेब्रम। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि जो सेरेब्रम है, हमने तभी क्या पढ़ा है? सेरेब्रम पढ़ा है कि जो सेरेब्रम है वो एम्ब्रियोलॉजिकली किस स्ट्रक्चर से डिराइव होता है? दैट इज प्रोजेनसेफेलॉन। वेरी गुड। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो वो कहाँ से आता है? मीजनसेफेलॉन। कहाँ से? मीजनसेफेलॉन। और अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो वो रोम्बेनसेफेलॉन से आता है। वेरी गुड। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है। सो सेरेब्रम कम फ्रॉम प्रोजेनसेफेलॉन। कहाँ से आता है? प्रोजेनसेफेलॉन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टरी मेनली सप्लाई द लेटरल पोर्शन ऑफ सेरेब्रम। हमने क्या पढ़ा है? लेटरल पोर्शन, दैट इज कॉल्ड MCA। जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है इट मेनली सप्लाई ब्लड टू दी
लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सेरेब्रम। अब ये चीजें देखने में आसान है, बट दे आस्क इन द एग्जाम, और आप लोगों को एग्जाम के दिन फिर पता नहीं चलेगा कि यार ये हमने पढ़ा था कि नहीं। तो जहाँ पे हम सिक्यूज बताते हो वो आते हैं एंटीरोमीडियल, फ्रंट और मिड वो एसीए के पास है, लेटरल पोर्शन किसके पास है, एमसीए के पास है, और जो लेटरल विद मीडियल है वो पीसीए के पास है। तो देखिए अब यहाँ पे तो एमसीक्यूज में उन लोगों ने एमसीए पूछा है, लेकिन आप लोगों से वो एसीए भी पूछ सकते हैं, वो पीसीए भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने पोर्शन याद रखने हैं कि कौन सी आर्टरी सेरेब्रम के किस पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और एमसीक्यूज है, इफ अ पेशेंट एक्सपीरियंस डैमेज टू टेम्पोरल लोब, अगर एक पेशेंट है उसकी किस लोब में डैमेज है, टेम्पोरल, विच सिम्टम आर मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट विद इट। नंबर 1 विजुअल फील्ड डेफिसिट होता है कि नहीं, वो किस में होगा, ऑक्सीपिटल में। नंबर 2 इसके अंदर आता है पर्सनालिटी चेंजेस, वो किस में होता है, हाँ जी, वेरी गुड। अटेंशन डेफिसिट, नो, दैट इज रिकॉग्निशन डेफिसिट, क्योंकि चीजों को रिसीव करके रिकॉग्नाइज करना ये टेम्पोरल लोब का काम है, क्योंकि इफ यू कांट रिकॉग्नाइज द फेमिलियर फेसेस टेम्पोरल लोब इज गॉन। तो रिकॉग्निशन डेफिसिट रिगार्डिंग फेस, रिकॉग्निशन डेफिसिट रिगार्डिंग प्रीवियस बंदा, ये सारे किस में डैमेज होते हैं, टेम्पोरल लोब में। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोस्पोग्नोसिया, कि भाई पहले से वो बंदे जो आप जानते थे आप उनको अब रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तो कौन सा लोब खराब है, टेम्पोरल। और यहाँ पे इसने बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन टेम्पोरल लोब डैमेज, तो उसने फेस का जिक्र नहीं किया है, रिकॉग्निशन डेफिसिट का जिक्र किया है। तो इफ यू कांट रिकॉग्नाइज द फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट इज विच डेफिसिट, रिकॉग्निशन, और ये किस लोब में होता है, टेम्पोरल लोब में होता है। और एक आखिर वाला एमसीक्यूज है जो आप सबको पता होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इन स्ट्रोक, दैट इज कॉल्ड मिडल सेरेब्रल आर्टरी, वो क्या होती है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है जी।